जय हिंद साथियों। आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज का 22वां दिन और आज हम देखेंगे पॉलिटी के 10 एमसीक्यू को। ठीक है, अगर आप लोग इससे पहले के क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे सीरीज को देख सकते हैं। अगर सारे सीरीज को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पॉलिटी जो है ना क्लियर होने लगेगा। ठीक है, हम ना केवल यहाँ पे एमसीक्यू को देखते हैं बल्कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलो हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सो समझते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि ट्राइब्यूनल सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ट्राइब्यूनल जो हमारे संविधान में लाया गया, संविधान में जो जोड़ा गया, वो किस संविधान संशोधन के तहत जो है वो ट्राइब्यूनल को जोड़ा गया। ट्राइब्यूनल क्या होता है समझते हो? ट्राइब्यूनल जो है ना एक प्रकार का टेम्प्रोरी रूप से कोर्ट होता है। ठीक है, वो रेगुलर कोर्ट नहीं होता है, जैसे कि जैसे हाई कोर्ट होता है ना और सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी प्रकार का जो है एक कोर्ट होता है। ठीक है, जहाँ पे कोई स्पेशल मुद्दा को देखा जाता है। तो वो ट्राइब्यूनल जो जोड़ा गया था उसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था हमारे संविधान में? इसका राइट आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है ना हमारे संविधान में ट्राइब्यूनल को ऐड किया गया था। कब? 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है वो ट्राइब्यूनल को ऐड किया गया था। ध्यान रखना। ठीक है, अभी हम बताते हैं कि ट्राइब्यूनल से रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हो सके तो नोट्स बनाते जाना, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो आप लोग शायद हो सकता है कि नया सीखो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है वो ट्राइब्यूनल को जोड़ा गया था। तो ट्राइब्यूनल क्या है यहाँ पे देखो, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी क्या होता है? यानी कि ये पूर्ण रूप से कोर्ट नहीं होता है, एक केवल जो है वो कोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं क्या? क्वाजी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, ये रेगुलर कोर्ट नहीं होता है बल्कि ये क्या होता है? टेम्प्रोरी रूप से कोर्ट की तरह काम करता है। कोई स्पेशल मुद्दा के ऊपर जो है ना वो केवल अपने सुनवाई देता है। ठीक है, हम इसके रिगार्डिंग और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे आगे। अभी इतना ध्यान रखो कि ये क्या है? एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है क्रिएटेड टू डील विथ डिस्प्यूट्स, जो कि डील करता है क्या? डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम करता है और ये स्पेसिफिक नेचर, किसी स्पेसिफिक मुद्दे के ऊपर। ठीक है, सच एज सर्विस मैटर्स, जैसे कि सर्विस मैटर्स पे, टैक्सेशंस के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखना, टैक्सेशंस, इन्वायरमेंट के ऊपर। तो ये जो अलग अलग मुद्दा है ना, जैसे सर्विस मैटर्स पे अलग ट्राइब्यूनल देखता है। ठीक है, टैक्सेशंस के ऊपर अलग प्रकार का ट्राइब्यूनल जो होता है वो देखता है। ठीक है, इन्वायरमेंट के ऊपर अलग प्रकार का, जिसको हम एनजीटी कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के जो है ट्राइब्यूनल जो है अलग अलग प्रकार के मुद्दों को देखने का काम करता है। ठीक है, एंड कंपनी लॉ। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्राइब्यूनल इज टू इंश्योर स्पीडी जस्टिस। तो ट्राइब्यूनल का मुख्य काम क्या है? तो ये स्पीडी जस्टिस आने की तुरंत जो है ना वो जस्टिस दिलाने का काम करता है। ठीक है, जैसे हम कोर्ट में जाते हैं तो क्या होता है? कोर्ट में जस्टिस दिलाने के लिए किसी का 5 साल 10 साल भी लग जाता है। ठीक है, वहीं ट्राइब्यूनल में जा करके हमें जस्टिस जो है ना वो तत्काल रूप से मिलने की संभावना होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ट्राइब्यूनल बनाया गया है किसी स्पेसिफिक मुद्दे को सॉल्व करने के लिए। एक्सपर्ट एडजुडिकेशंस एंड रिडक्शंस ऑफ बर्डन ऑन रेगुलर कोर्ट्स। रेगुलर कोर्ट्स के ऊपर बर्डन को कम करने के लिए जो है वो ट्राइब्यूनल को क्रिएट किया गया था। ठीक है, कब? तो 42nd अमेंडमेंट के तहत। 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था? 1926 में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके और रिलेटेड क्वेश्चंस को। जैसे देखते हो यहाँ पे क्वाजी जुडिशियल बॉडी जो है वो क्या होता है, इसका मतलब समझ लो। ठीक है, तो क्वाजी जुडिशियल बॉडीज जो है वो एक प्रकार का अथॉरिटी होते हैं दैट आर नॉट कोर्ट्स। ये कोर्ट्स नहीं होता है बट दे आर पावर टू हियर केसेस। तो एक इसके पास पावर क्या होता है? केसेस को सुनने का जो है ना पावर होता है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। पूर्ण रूप से अगर कोर्ट रहता तो उसे हम कोर्ट कहते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से कोर्ट नहीं है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं? क्वाजी जुडिशियल बॉडीज कहते हैं। ठीक है, टेक एविडेंस, ये क्या करता है? एविडेंस को लेता है कोई भी मुद्दा को सॉल्व करने के लिए, गिव डिसीजंस और डिसीजंस को भी देता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्वाजी जुडिशियल बॉडीज कहते हैं। इसके फीचर्स को हम समझ लेते हैं। ठीक है, ट्राइब्यूनल के फीचर्स को हम समझते हैं। तो फीचर्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स क्या होता है? ये क्या होता है? क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। ट्राइब्यूनल इज नॉट रेगुलर कोर्ट बट परफॉर्म्स जुडिशियल फंक्शंस। ये जुडिशियल फंक्शंस की तरह क्या करता है? काम करता है। ये रेगुलर कोर्ट नहीं होता है, ध्यान रखना, इस पॉइंट से फंसा भी सकता है एग्जाम्स में। ठीक है, रेगुलर कोर्ट और नॉन रेगुलर
हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्राइब्यूनल इज ए रेगुलर कोर्ट और नॉट रेगुलर कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि ये रेगुलर कोर्ट नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करता है, सेकेंड नंबर में देखते हैं स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस देता है, ठीक है। जैसे डील्स करता है क्या, स्पेसिफिक मैटर्स के ऊपर, टैक्स के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, सर्विस के ऊपर, कंपनी लॉ के ऊपर, ठीक है। स्टैच्यूटरी बेसिस इस्टेब्लिश किया गया था किसके तहत, तो अमेंडमेंट करके हमारे पार्लियामेंट में जो है वो अमेंडमेंट करके ट्राइब्यूनल को क्या किया था, ऐड किया गया था, ठीक है। ये हमारे संविधान में जो है वो पहले से दिया गया नहीं था बल्कि अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। यहाँ पे क्या होता है, तो एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, जैसे इंक्लूड जुडिशियल मेंबर्स एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। लिमिटेड जूरी डिस्कशंस, हैज़ ऑथोरिटी हैज़ ओनली ओवर डिफाइंड सब्जेक्ट एरियाज, यानी कि किसी एक डिफाइंड सब्जेक्ट एरियाज के ऊपर ही ये क्या करते हैं, जस्टिस देने का काम करते हैं, ठीक है। और ये इसका काम क्या है, स्पीडी जस्टिस, यानी कि जल्द से जल्द सुनवाई करने का काम करते हैं, इंश्योर फास्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस। अब हम देखते हैं इसके रिगार्डिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखते जाना, इसको लिखते जाना, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल जो है हमारे संविधान में कब ऐड हुआ था, तो 42nd अमेंडमेंट के तहत 1946 में। ये हमारे संविधान के पार्ट कितना में है, पार्ट 14 के ए में है। कहाँ पे, पार्ट 14 के ए में जोड़ा गया है, ठीक है। इंट्रोड्यूस ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ट्राइब्यूनल के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 323 ए एंड 323 बी में बताया गया है, ठीक है। 323 ए एंड 323 बी में जो है बताया गया है ट्राइब्यूनल्स के बारे में। और देख सकते हो कि 323 ए में क्या बताया गया है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में बताया गया है, और 323 बी में बताया गया है अदर सब्जेक्ट के ट्राइब्यूनल्स के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कोर्ट जो है ना, कोर्ट क्या होता है और ट्राइब्यूनल क्या होता है। तो कोर्ट जो है ना वो सभी प्रकार के केसेस को देखता है यहाँ पे, ठीक है, जबकि ट्राइब्यूनल जो है वो सभी प्रकार के केसेस को नहीं देख सकता है। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस को देखने के लिए जो है ट्राइब्यूनल बनाया गया था, ठीक है। जैसे देख सकते हो कि ट्राइब्यूनल जो बनाया गया है वो किस प्रकार के कोर्ट जो है ना वो किस प्रकार के मैटर्स को देखते हैं। तो देखो, जैसे कैट नाम का ट्राइब्यूनल होता है, ठीक है। वो क्या देखता है, तो सर्विस मैटर्स से रिलेटेड जितना भी मुद्दा होता है उसको देखने का काम करता है। जबकि एनजीटी, ठीक है, एनजीटी नाम का एक ट्राइब्यूनल है, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुद्दे को देखता है, ठीक है। आईटेट नाम का एक ट्राइब्यूनल है, वो देखता है क्या, इनकम टैक्स से रिलेटेड मुद्दों को, ठीक है। जबकि एनसीएलटी नाम का एक ट्राइब्यूनल है जो कि कंपनी लॉ से रिलेटेड मुद्दों को देखता है, ठीक है। कंज्यूमर ट्राइब्यूनल जो है वो कंज्यूमर डिस्प्यूट से रिलेटेड मुद्दों को देखता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्राइब्यूनल और कोर्ट में जो है वो डिफरेंस को समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो कोर्ट क्या होता है, सभी प्रकार के केस दिखता है, जबकि ये क्या करता है, स्पेसिफिक मुद्दे के ऊपर केसेस को देखने का काम करता है। इसमें क्या होता है, जज ओनली होते हैं, जज इसमें केवल क्या करते हैं, जस्टिस देते हैं, जबकि यहाँ पे जज और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मल प्रोसीजर होता है जबकि ये लेस फॉर्मल होता है, ये स्लो प्रोसेस होता है, ये फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको जो है वो जस्टिस देने में कम से कम 10 साल भी लग जाता है, ठीक है। ये जो है वो तत्काल रूप से ये जस्टिस दे देता है, ठीक है। ये ब्रॉड जूरी डिस्कशंस देता है, ये लिमिटेड जूरी डिस्कशन देता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं आज का सेकेंड क्वेश्चन को। तो आज का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सो देखते हैं। विच ट्राइब्यूनल, कौन सा ट्राइब्यूनल जो है वो डील करता है इनकम टैक्स डिस्प्यूट्स को, अभी बता चुके हैं, ठीक है। अभी बता चुके हैं हम, क्या बताए थे, इनकम को लेकर के, इनकम टैक्स को लेकर के कौन डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, आईटेट, ठीक है। वो क्या देखता है, इनकम टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। देख सकते हो कि आईटेट जो है इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल जिसको कहते हैं, वो इनकम से रिलेटेड जितना भी प्रकार का डिस्प्यूट्स होता है उसको देखने का काम करता है, ठीक है। आईटेट स्पेसिफिकली डील्स विद इनकम टैक्स डिस्प्यूट्स एंड अपील्स, इट हियर्स केसेस रिलेटेड टू टैक्स असेसमेंट्स, पेनाल्टीज एंड अपील्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एनसीएलटी जो है वो क्या देखता है, एनसीएलटी जो है वो क्या देखता है, कंपनी लॉ मैटर्स को देखने का काम करता है, जबकि कैट जो है वो क्या देखता है, सर्विस मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज़ के बारे में देखने का काम करता है। एनजीटी जो है वो इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स को देखता है,
ठीक है। अब हम देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बताया गया है रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज इज डन बाय। तो हाई कोर्ट के जज को जो है वो रिमूव किसके द्वारा किया जाता है, बताओ किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन इसमें दिया गया क्या, गवर्नर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट। तो किसके द्वारा रिमूव किया जाता है हाई कोर्ट के जज को, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। ठीक है, हम देखते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाई कोर्ट जज इज रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट थ्रू इम्पीचमेंट, फॉर्मल रिमूवल बाय प्रेसिडेंट्स अंडर आर्टिकल किसके तहत, तो 217 आर्टिकल के तहत जो है वो हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। तो इसके हम प्रोसीज्योर को जानते हैं। प्रोसीज्योर में बताया जाता है कि इम्पीचमेंट मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पे, लोकसभा में। इम्पीचमेंट मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस कहाँ किया जाता है, तो लोकसभा या राज्यसभा में जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो इंक्वायरी कमेटी जो है ना वो जांच करती है कि उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगा है वो सही है या नहीं। ठीक है, इफ़ अगर प्रूव हो जाता है तब जाकर के क्या होता है, तब जाकर के जो है पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो है वो स्पेशल मेजोरिटी बोले तो जितना मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं उसका 2/3 मेंबर्स अगर उसके पक्ष में आ गए तब जाकर के उसको जो है फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, देन प्रेसिडेंट जो है वो रिमूवल ऑर्डर जो है वो जारी कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि उसके ऊपर कोई एलिगेशंस लगा होना चाहिए, जैसे कि वो प्रूव होना चाहिए कि मिसबिहेवियर किए हो या फिर इनकैपेसिटी किए हो। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशंस, किसके पास पावर है हमारे संविधान को बदलने का पावर जो है वो किसके पास है, अमेंडमेंट करने का पावर जो है वो किसके पास है। तो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट या इलेक्शन कमीशन, किसके पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो हमारे संविधान को जो है वो संशोधन कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया था केशवनाथ भारती केस, उसके तहत जो है वो पार्लियामेंट भी जो है वो अमेंड नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर नाम का सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन सुनाया था जहां पर जाकर के कि पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर्स को जो है बदल नहीं सकता। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल किसके तहत, तो आर्टिकल 368 के तहत जो है पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो संविधान को संशोधन कर सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट में इनिशिएट अमेंडमेंट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग बिल, पार्लियामेंट को क्या करना पड़ता है, तो उसे बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है अमेंडमेंट करने के लिए। ठीक है, हमारे संविधान को संशोधन करने के लिए पार्लियामेंट में क्या करना पड़ता है, बिल को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में। ठीक है, और उसके बाद क्या रिक्वायर्ड मेजोरिटी के साथ जो है वो अमेंडमेंट किया जाता है एंड प्रेसिडेंट एसेंट, और संविधान संशोधन में प्रेसिडेंट की सहमति जो है वो अनिवार्य होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड द सुप्रीम कोर्ट हाउएवर एक्ट्स एज ए गार्जियन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स, सुप्रीम कोर्ट को क्या माना जाता है, गार्जियन माना जाता है बेसिक स्ट्रक्चर्स का। गार्जियन क्यों माना जाता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है समझो पहले। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना सुप्रीम कोर्ट डिफाइन ही नहीं किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है, ये डिफाइन ही नहीं किया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जब मुद्दा आएगा उसी में हम बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर्स के अंदर है या नहीं, और बेसिक स्ट्रक्चर्स को पार्लियामेंट चेंज ही नहीं कर सकता है। ठीक है, वो अमेंडमेंट करना चाहे तो अमेंडमेंट नहीं कर सकता है बेसिक स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिफाइन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट अपना सुप्रीम पावर जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या आता है देखो। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर इज ए सेट ऑफ फंडामेंटल फीचर्स, ये क्या है, फंडामेंटल फीचर्स है हमारे संविधान में दैट कैनॉट बी अल्टर, ना तो ये चेंज किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, एनी अमेंडमेंट ऑफ बाय पार्लियामेंट्स। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर्स को जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, सिंपली पुट नो अमेंडमेंट कैन डिस्ट्रॉय कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। और हम देखते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर्स आया वो किसके कब आया। ठीक है, तो सुप्रीम इंट्रोड्यूस किया गया था सुप्रीम कोर्ट में एक केस
केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में, जहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर निकला, जहाँ से क्या निकला, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो निकला। कब? 1973 में केस आया था, ठीक है, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसको हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर आंसर राइटिंग करें तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। बिफोर दिस इट बिलीव पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। इससे पहले जो है ना, संविधान में किसी पार्ट में जो है वो चेंज किया जा सकता था। जब बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आया था, इससे पहले जो है वो संविधान में संशोधन किया जा सकता। उसके बाद जो है, जब बेसिक स्ट्रक्चर आया तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि बेसिक स्ट्रक्चर्स को नहीं चेंज किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा भी, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का 5th क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के रूप में किसे जाना जाता है, बताओ? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के रूप में किसे जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, सरदार पटेल, C राजगोपालाचारी। किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर तो पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो कौन थे? तो संविधान संशोधन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। कौन थे? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ही प्लेड ए की रोल इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड देयरफॉर कॉल्ड द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। उन्होंने ड्राफ्ट करने में, संविधान को ड्राफ्ट करने में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, जिसके कारण उसे क्या कहता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के रूप में जाना जाता है। अच्छा, हम देखते हैं इनका क्या रोल था, ये क्या थे, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स जो थे ना, प्रिंसली स्टेट्स कितने थे भारत में, बताओ? और उसको इंटीग्रेशंस करने में जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, ठीक है। हम इसको इतिहास में पढ़ते हैं, इसको इतिहास में पढ़े ही होंगे, ठीक है। C राजगोपालाचारी कौन थे? तो ये भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। कौन थे? भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बताया जा रहा है कि पंचायती राज इन इंडिया वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय विच अमेंडमेंट। पंचायती राज को जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया गया था? तो पंचायती राज जो था ना वो हमारे संविधान में पहले से नहीं था, बल्कि अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था। तो वो किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, ये बताओ? पंचायती राज किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था हमारे संविधान में? तो 23rd अमेंडमेंट के तहत जो है ना पंचायती राज को जोड़ा गया था। कब? 23rd अमेंडमेंट के तहत। 24th में क्या बताया गया है? 24th में म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बताया गया। म्यूनिसिपैलिटी के बारे में 24 में बताया गया है, जबकि पंचायती राज के बारे में जो है वो 23rd में बताया गया है, ठीक है। हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो 23rd अमेंडमेंट 1992 में जो है वो जोड़ा गया था पंचायती राज को, ठीक है। ये कहाँ पे जोड़ा गया था? तो हमारे संविधान के पार्ट 9 में आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के 2430 में जो है वो जोड़ा गया था, और शेड्यूल 11 में भी हमारे संविधान में दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये क्या? तो पंचायती राज का मतलब क्या होता है? ये 3 भागों में पंचायती राज को जो है ना डिवीज़न किया गया है। कहाँ कहाँ? तो पंचायती राज को जो डिवाइड किया गया है, जैसे ग्राम पंचायत के रूप में, ठीक है, जिसको हम विलेज लेवल पे कहते हैं। उसके बाद पंचायत समिति के रूप में, जिसको हम ब्लॉक लेवल पे कहते हैं, और फिर जिला परिषद के रूप में, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समझते हैं, ठीक है। और इसका जो पंचायती राज का इलेक्शन होता है वो एवरी 5 ईयर्स में होता है ना। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को, हु इज़ द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, बताओ? ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का हेड जो होता है वो सरपंच होता है। कौन? सरपंच जो है वो ग्राम पंचायत का हेड होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेड ऑफ ग्राम पंचायत, हेड ऑफ ग्राम पंचायत जो होता है उसे हम सरपंच कहते हैं, जो कि इलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? तो विलेजर्स के द्वारा जो है वो हर एक 5 साल में जो है वो इलेक्ट किया जाता है ना। अब हम देखते हैं पंचायत इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय। पंचायत का इलेक्शन जो कंडक्ट किया जाता है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? तो पंचायत का इलेक्शन किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? जैसे कि हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, ठीक है, ये सब का इलेक्शन जो है वो कौन कंडक्ट करवाता है?
तो इसके लिए ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कंडक्ट करवाते हैं इलेक्शन, ठीक है। लेकिन वहीं बात करें पंचायत इलेक्शंस का, तो उसको कौन कंडक्ट करवाता है, तो उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शंस को कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। स्टेट इलेक्शंस कमीशन जो है वो स्टेट में पंचायत लेवल पे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शंस कमीशन, किसके द्वारा, स्टेट इलेक्शंस कमीशन के द्वारा, अंडर आर्टिकल किसके तहत, तो आर्टिकल दिया गया है 243 के तहत जो है वो स्टेट इलेक्शंस कमीशन जो है वो इलेक्शंस को कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ जिला परिषद। एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो जिला परिषद का कौन होता है। एग्जीक्यूटिव हेड बोले तो जैसे कि कौन होता है इसका एग्जीक्यूटिव हेड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी जिला लेवल का जो हेड होता है ना वो कौन होता है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो जिला का हेड होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और उसे CEO भी कहा जा सकता है, या तो एक्ट्स एज ए एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि सरपंच का जो मिनिमम एज होता है वो 21 साल, सरपंच बनने के लिए जो मिनिमम एज होता है वो कितना है, 21 साल। हम इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, तो ध्यान रखना कि किसके लिए कितना मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। थैंक यू, आज का क्वेश्चन इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।